साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। इस एग्ज़ाम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो समय समय पर मांग उठी थी कि भारतीय संविधान बनना चाहिए। उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन योजना किस तरीके से भारत आती है और उसके बाद में भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करती है। 389 व्यक्ति या सदस्य उस संविधान सभा में होते हैं, जिसे हम भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भी कह सकते हैं। साथियों, उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से संविधान सभा में 389 सदस्य आए। कहने का मतलब उसमें निर्वाचित कितने थे और मनोनीत कितने थे, प्रांतों से कितने थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे और देसी रियासतों से कितने सदस्य आए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हमने देखी कि 296 सदस्य जो निर्वाचित हुए उनकी दलीय स्थिति क्या थी, सांप्रदायिकता के आधार पे किस प्रकार से उनका चुनाव हुआ था, सामान्य वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के और आप कहोगे सिख वर्ग के। ये हमने देखा। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उस संविधान सभा के माध्यम से, जो हम बार बार देख रहे हैं, संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? एक संविधान सभा ने किया था। और उस सभा के अंदर कितने व्यक्ति थे? 389 व्यक्ति थे। ये हम बार बार देखते हुए चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, ये संख्या आगे परिवर्तित होगी जैसे ही भारत का विभाजन होगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा, तो यहाँ पर 389 की जगह 324 रह जाएंगे। उसके बाद में आज़ादी के बाद जो पहली बैठक होगी 31 अक्टूबर 1947, उस समय 299 सदस्य ही प्रेजेंट होंगे। और आप देखोगे जो अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन होगा 24 जनवरी 1950, उस समय आप देखोगे कि 284 सदस्य ही संविधान की प्रति पे हस्ताक्षर करेंगे। कहने का मतलब यही है कि ये संख्या विभाजन के बाद परिवर्तित होगी साथियों। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि संविधान सभा की बैठक कैसे हुई, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठक है, और साथ में बात करेंगे अधिवेशन की। कई मेरे साथियों को इसको लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि बैठक कौन सी है और अधिवेशन या सत्र कौन से हैं। तो साथियों, आज ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी आपके कि बैठक कौन सी है और अधिवेशन या सत्र कौन से होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। एन लक्ष्मीकांत जो बुक देखते हम भारतीय राज व्यवस्था की, उसके अंदर भी इस बात को क्लियर नहीं कर रखा है, क्योंकि वहां पर भी कई जगह डाउट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के अंदर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, फिर देखिए आपको संविधान सभा की बैठक एकदम क्लियर हो जाएगी कि कौन सी बैठक और उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बात हुई थी, क्या प्रावधान थे, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों देखो आगे अब, जो कि प्रथम बैठक, फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान देना। वहीं आप देखोगे सेकंड बैठक संविधान सभा की कब? 10 दिसंबर 1946। क्योंकि साथियों इसे हम देखते हैं 11 दिसंबर, कई बुकों में दे रखा है, हो सकता है कई हमारे साथीगण जो पढ़ाने वाले टीचर है वो भी बता रही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आज इस बात को हम एकदम क्लियर कर देंगे कि सेकंड बैठक कौन सी होगी,
तीसरी बैठक कौन सी होगी, चौथी बैठक कौन सी होगी और पांचवी बैठक कौन सी होगी। ये महत्वपूर्ण बात है, आज इसे एकदम क्लियर कर लो साथियों कि आगे कहीं कंफ्यूजन ना रहे। आज सारे डाउट आपके दूर कर दिए जाएंगे, कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आपको दी जाएगी जो हो सकता है आपके आगे कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते उससे जुड़े हुए, तो आपके क्वेश्चन सही हो सके। तो देखो, पहली बैठक, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946, सेकंड बैठक है वह 10 दिसंबर 1946। वहीं आप देखोगे थर्ड बैठक, थर्ड बैठक हम बात करें थर्ड बैठक की, थर्ड बैठक कब होगी, ध्यान देना 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। एक एक बात को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, आगे भविष्य में बहुत काम आएगी साथियों। उसके बाद में आप देखोगे कि फोर्थ बैठक, चौथी बैठक, फोर्थ बैठक, फोर्थ बैठक होगी 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1946। और उसके बाद में पांचवी बैठक, पांचवी बैठक जो कि कब होगी, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसके अंदर ध्यान देना, एक तो ये बैठक, एक ये बैठक और एक ये बैठक, तीनों अति महत्वपूर्ण है। जो कि हम देखते हैं कि ये पहली बैठक, इसको कई बुकों में या कई सर इसे दूसरी बैठक बताते हैं और इसे तीसरी बताते हैं। ना जी ना प्यारे विद्यार्थियों, ये सही नहीं है। अभी पीछे देखा जाता है कि आरपीसी में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वह कौन सी बैठक थी। तो ध्यान रखना, दूसरी न होकर के तीसरी बैठक होगी, ये माना था आरपीएससी ने। तो कहने का मतलब, इन बैठकों को लेकर के जो आपके कंफ्यूजन था वो दूर कर लेना, क्योंकि पहली बैठक तो ध्यान देना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि सोमवार था, सोमवार। गौर करना इस बात पे भी, जो कि कहा जाता है कि जैसे ही संविधान सभा का गठन हो गया, निर्वाचित सदस्य आगे चुन करके, उसके बाद में संविधान सभा की केंद्रीय कक्ष हॉल, जो हमारा पुराना संसद भवन है ना, उसके केंद्रीय कक्ष हॉल में जहां संयुक्त बैठक हुआ करती थी, उस केंद्रीय कक्ष हॉल में पहली बैठक हुई थी। और कहा जाता है कि इस बैठक के अंदर ध्यान देना 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, कितने व्यक्ति, 207। कई मेरे साथी और प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर 211 नहीं है क्या। आज यही क्लियर, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना, पहली बैठक, जबकि पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, अधिवेशन ध्यान देना 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 1946 तक चला था। और इस अधिवेशन में है ना, ध्यान रखना 211 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। कहने का मतलब, इन दिनों में जो कुल कितनी बैठक, 11 बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। चाहे वो 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 14 और 15 न होकर के 16, 17, 18 और उसके बाद में 19, 20 नहीं है, उसके बाद में 21 और उसके बाद में 23। ये महत्वपूर्ण 11 बैठक थी पहले अधिवेशन में। साथियों, पहली बैठक में तो 207 ही थे,
लेकिन इन दिनों में क्योंकि बैठक मीटिंग तो होती है रोजाना, और अधिवेशन या सत्र या आप सेशन कह सकते हो, अधिवेशन वो कुछ दिनों का, हाँ होने को एक दिन का भी हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, ध्यान देना, कुल 12 अधिवेशन हुए। जो कि अंतिम बैठक थी उसे अधिवेशन भी मान लिया गया, 24 जनवरी 1950। जबकि हमारा संविधान निर्माण है ना, वो 11 अधिवेशनों में हुआ था। जबकि आप देखोगे छठा अधिवेशन भी एक दिन ही चला था, 27 जनवरी को, 27 जनवरी 1948। आप देखोगे, कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अधिवेशन है ना, वो तो लंबे चलते हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है, और अधिवेशन में ही बैठकें होती है, अधिवेशन में ही बैठकें होती है, ध्यान रखना। चाहे वो किसी में 11 बैठक हो, किसी में 5 हुई हो, किसी में 10 हुई हो, किसी में 36 हो, किसी में 38 भी हुई है। जो 9वां अधिवेशन था उसमें 38 बैठकें हुई थी सबसे ज्यादा, और किसी में एक दिन की बैठक भी हुई है। अधिवेशन में बैठक मीटिंग होती है, और बैठक हमेशा एक दिन की होती है, बैठक हमेशा एक दिन की होती है। तो जो 9 तारीख को जब बैठे थे ना, उस समय तो केवल 207 सदस्य ही प्रेजेंट हुए थे, ध्यान देना। एक एक सदस्य आया, रजिस्टर पे साइन किया और संविधान सभा के अंदर बैठ गया। जबकि 9 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में, चाहे वो हो सकता है 10 तारीख को, 11 को, 12 को, किसी न किसी दिन ये मान के चलो कि 211 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। एन लक्ष्मीकांत में यही बात दे रखी है, क्या कि पहली बैठक में 207 और पहले अधिवेशन में कितने, 211। क्यों, अधिवेशन का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, तो किसी न किसी दिन ये मानो कि 211 सदस्य प्रेजेंट हो गए, या ये मानो उस रजिस्टर में अंत तक 211 ने साइन कर दिए थे पहले अधिवेशन में। इसलिए पहला अधिवेशन पूछे, फर्स्ट अधिवेशन, जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई थी, जो कि 5 तो आपके सामने ही है, देखो साथियों, 5 तो आपके सामने ही है। उसके बाद में आप देखो, 14-15 को नहीं हुई, 16 को हुई, 17 को, 18 को, उसके बाद में 19, फिर 20 नहीं है, फिर 21, 22 नहीं है, और 23। पहले अधिवेशन की अंतिम बैठक 23 दिसंबर को हुई थी। क्लियर है क्या बात, आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब, पहली बैठक में पूछे तो 207, पहले अधिवेशन में पूछे तो ध्यान रखना 211 सदस्य उपस्थित हुए थे, 11 बैठकें हुई थी। वैसे अधिवेशन हमारे कुल 12 हुए थे, जबकि बैठक, ध्यान देना, बैठक बैठक कुल होगी वो 167 दिन होगी, 167 दिन होगी कुल बैठकें, जबकि अधिवेशन 12। हमारा संविधान निर्माण 11 में हुआ था, जबकि 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन या सत्र, क्योंकि अधिवेशन को आप सत्र भी बोल सकते हो, सेशन, जबकि ये बैठक है, ये बैठक है, मीटिंग रोजाना डेली। अब तो क्लियर है ना सारी बातें। पहली बैठक पूछे तो 207, पहला अधिवेशन पूछे तो 211, कुल अधिवेशन कितने हुए, 12। संविधान निर्माण 11 में, क्योंकि हमारा संविधान निर्माण आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था हमारा संविधान। वहीं आप देखोगे बैठक, वैसे कुछ बुकों में 166, हाँ हमारे संविधान का निर्माण 166 बैठकों में ही हुआ था, लेकिन अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, जिसे अंतिम बैठक भी कहते हैं और अंतिम अधिवेशन भी कहते हैं, तो वो बैठक तो कौन सी थी, 167वीं, जबकि अधिवेशन कौन सा था, 12वां।
क्लियर है ना ये बात। आज हम बात करें हैं भारतीय संविधान निर्माण की। हमने प्रारंभ में देखा कि किस तरीके से संविधान का सबसे पहले निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा ये मानो अमेरिका में हुआ था। साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मैंने कहा था सर हेनरी स्पार्क। वहां स्पार्क नहीं है, उसको सही कर लेना, सर हेनरी मैन होगा, क्योंकि साथियों गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी एक इंसान हूं, गलती हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं। वहां पे आपको क्या पढ़ना है, सर हेनरी मैन पढ़ना है। फ्रांस का था जो सबसे पहले उसने संविधान शब्द का प्रयोग किया था, जो कि भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? 1895। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा गौर करना और अच्छी तरीके से नोट कर लेना। हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे बैठक की। अब बैठक और अधिवेशन में अंतर तो क्लियर हो गया ना। अधिवेशन में बहुत सारी बैठकें होती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अधिवेशन एक दिन भी चल सकता है और 10 दिन भी, 15 दिन भी, महीना, 1.5 महीना। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे संसद के अधिवेशन या सत्र होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन होता है, मानसून कालीन होता है, शीतकालीन होता है, बजट जो अधिवेशन होता है, बजट अधिवेशन या सत्र होता है। याद रखना, अधिवेशन या सत्र एक ही बात है, सेशन जिसको आप कह सकते हो, जबकि बैठक अलग है। बैठक का मतलब मीटिंग, डेली, रोजाना। क्लियर है, तो ध्यान देना। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946, 207 सदस्य प्रेजेंट हुए संविधान सभा में। क्योंकि इस समय ध्यान देना, एक तो मुस्लिम लीग के 73, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया, क्योंकि उनको लगा संविधान सभा में हमारा बहुमत ज्यादा नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का उस समय नेतृत्व कर रहे थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। साथियों ध्यान देना, कई बुकों में दे रखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ना जीना संविधान सभा के सदस्य थे पंजाब से। ठीक है ना, तो कहने के लिए मुस्लिम लीग नहीं आई। और उस समय तक कहते कि देसी रियासतों से जो प्रतिनिधि आने थे ना, वो भी तय नहीं हुए थे। कहने का मतलब 93 में से भी कोई नहीं आया और 73 ने भी बहिष्कार कर दिया, इसलिए ये संख्या 207 थी। और कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया, उस समय ये मानो एक प्रकार से जो इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन? चर्चिल, उन्होंने कहा कि संविधान सभा इस तरीके से विवाह के मंडप की तरह सजी हुई है, लेकिन उसकी दुल्हन गायब है। ये कोटेशन कई बार आ जाती है कि जो संविधान सभा है वो दुल्हन की तरह, कहने का एक मंडप की तरह सजी हुई है, विवाह की तरह सजी हुई है, लेकिन उसकी दुल्हन है ना, वो गायब है। कौन? किसको कहा? मुस्लिम लीग को कहा था, दुल्हन कह करके संबोधित किया था चर्चिल ने। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही सारे सदस्य 207 प्रेजेंट हो गए, उसके बाद में जेपी कृपलानी, जयंती वल्लभ कृपलानी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेपी कृपलानी, उन्होंने खड़े होकर के सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, जो कि जेबी कृपलानी हमारे संविधान सभा के पहले वक्ता, सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति वही थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा कि फ्रांस की संविधान सभा ने जिस प्रकार से बुजुर्ग व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को चुना है, वयोवृद्ध व्यक्ति को अपना अध्यक्ष, उसी प्रकार हम भी अपना एक अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुनते हैं। उसका प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी, और यहाँ पे था डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। गौर करना इस बात पे। पहली बैठक में अति महत्वपूर्ण है, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946, सोमवार की बात है। केंद्रीय कक्ष हॉल में ये बैठक हुई थी, 207 प्रेजेंट हुए थे।
मुस्लिम लीग नहीं आई थी, देसी रियासतों से भी उस समय कोई क्लियरिटी नहीं थी, सदस्य नहीं प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद में इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय वयोवृद्ध व्यक्ति थे, संविधान सभा में अनुभवी व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक प्रसिद्ध राजनेता थे। ठीक है ना। और इसका प्रस्ताव जेपी कृपलानी जो हमारे पहले वक्ता थे। तो बढ़िया कि उसने पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, और अध्यक्ष को क्या कहा गया, सभापति। तो पहले सभापति कौन निर्वाचित हुए थे अस्थायी रूप से, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ निर्वाचित शब्द आएगा, गौर करना, निर्वाचित होंगे। उसके बाद में जैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष की कुर्सी पे आके बैठते हैं, वो कहते हैं कि मैं वयोवृद्ध व्यक्ति हूं, इसलिए मेरी सहायता के लिए मैं मनोनीत कर रहा हूं उप सभापति के रूप में, उप सभापति के रूप में फ्रैंक एंथनी। कौन होंगे, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, ध्यान देना, जो कि क्या होंगे, अस्थायी, अस्थायी जो अध्यक्ष है ना, वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे गौर करना, अस्थायी अध्यक्ष है वो यहाँ पे जो कि उप सभापति मनोनीत। साथियों गौर करना इस बात पे, यहाँ पे उप सभापति मनोनीत किया जा रहा है, किसको, फ्रैंक एंथनी को, फ्रैंक एंथनी को किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन था। ठीक है ना। बाद में लोकसभा में कई बार एंग्लो इंडियन सदस्य भी ये मानो मनोनीत हुआ था, फ्रैंक एंथनी। यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा ने इसे उप सभापति मनोनीत किया था, जबकि सभापति कौन होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, लेकिन अस्थायी होंगे और ये निर्वाचित होंगे। ये तो है पहली बैठक की 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको तैयार करनी है। सबसे पहले पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 सोमवार को हुई, केंद्रीय कक्ष हॉल में। कितने सदस्य उपस्थित हुए उस दिन, 207 सदस्य उपस्थित हुए। और इस दिन कहा जाता है कि महिलाओं की संख्या 10, वैसे राज्यसभा की वेबसाइट पे 9 दे रखी है, लेकिन कहा जाता है कि 10 महिलाएं उपस्थित हुई थी, जबकि कुल महिलाएं 15 थी। आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस दिन केवल 10 ही महिलाएं प्रेजेंट हुई थी। उस समय कहा जाता है कि मुस्लिम लीग से कोई नहीं आया, बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। वहीं देसी रियासतों से भी कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था, कि उस समय तक कोई क्लैरिटी नहीं हुई थी उनकी किस तरीके से कैसे भेजना है। उसके बाद में इस संविधान सभा में आप देखो, पहली बैठक के अंदर जेपी कृपलानी ने प्रस्ताव रखते हुए, जो पहले वक्ता थे, वैसे आधिकारिक वक्ता अगर संवैधानिक वक्ता अगर होंगे पहले, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और अगर वैसे पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले वक्ता बोलने वाले सभी व्यक्ति जब प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए ना, तो उनमें सबसे पहले बोलना शुरू किसने किया, तो जेबी कृपलानी ने किया, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरे भारत के अध्यक्ष थे। गौर करना इस बात पे। साथियों समझ में तो आ रहा है ना, एकदम क्लियर होते हुए चल रही है ना ये बात। उसके बाद में इस बैठक में अस्थायी सभापति किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा था इनके नाम का, जो कि फ्रांस में संविधान सभा में ऐसा हुआ कि वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया। तो उसी प्रकार हमारे भारत में भी बुजुर्ग और अनुभवी वयोवृद्ध व्यक्ति को एक बार अस्थायी सभापति कह दो या अध्यक्ष कह दो, क्या किया गया, निर्वाचित किया गया। और जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बन के कुर्सी बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वयोवृद्ध व्यक्ति हूं, हो सकता है मेरे से पूरी कार्रवाई संचालित न हो सके, इसलिए मेरी हेल्प के लिए मैं मनोनीत कर रहा हूं किसको, फ्रैंक एंथनी को, जो क्या होंगे, उप सभापति होंगे और वो भी मनोनीत होंगे। हाँ, आगे चल करके 2 उपाध्यक्ष बनेंगे, एच.सी. मुखर्जी और आप देखोगे वीटी कृष्णमाचारी, जबकि ये सभापति है, ध्यान रखना, उप सभापति, और वो होंगे उपाध्यक्ष। उसके बाद में कहा जाता है कि इस बैठक में सबसे पहले जो काम किया, सबसे पहले जो काम किया गया वो किया गया
एक शोक सभा के रूप में, जो कि बंगाल का एक सदस्य था हमारी संविधान सभा का, जो कि प्रसन्न देव वेंकुट, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। तो कहा जाता है कि इस पहली बैठक को शोक सभा भी कहा जाता है, शोक बैठक भी कहा जाता है सबसे पहले। उसके बाद में कहा जाता है कि अगले दिन जो कि सेकंड बैठक हुई 10 दिसंबर, सेकंड बैठक कब होगी? 10 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष को लेकर के चर्चा हुई कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, उसको लेकर के मसौदा तैयार किया गया और ये मानो कि उसके चुनाव की प्रक्रिया तय की गई कि भी किस तरीके से हम स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। तो सेकंड बैठक 10 दिसंबर 1946 जो कि क्या हुई, आप देखोगे अध्यक्ष, वो भी कैसा? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई थी। तो ध्यान देना, अध्यक्ष, अध्यक्ष पद के लिए चर्चा, तो कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है, अध्यक्ष पद के लिए चर्चा हुई थी इस दिन। उसके बाद में थर्ड बैठक, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना, 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक। कुछ बुकों में या हो सकता है कुछ आपके सर या टीचर भी आपको बताते होंगे सेकंड बैठक नहीं, ध्यान देना यहाँ पे तीसरी बैठक होगा, क्योंकि आपके सामने एकदम क्लियरिटी है और शुरू में मैंने बता भी दिया था कि बैठक और अधिवेशन में अंतर क्या है साथियों। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, हम बात करें संविधान सभा की बैठक को लेकर के। तो आप देखोगे जो तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, इसके अंदर जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अति महत्वपूर्ण है, गौर करना। आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा भी जाता है कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो याद रखना, संविधान सभा के अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा तभी आएंगे जब अस्थायी नाम हो, अस्थायी अध्यक्ष हो या फिर अस्थायी सभापति हो। ठीक है साथियों, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे साथियों, गौर करना इस बात को, क्योंकि उसके लिए जो अध्यक्ष पद के लिए जो चर्चा हुई, चुनाव करवाना था, तो अगले दिन आकर के तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा खड़े होकर के कहते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने थे उसके लिए केवल एक ही पर्चा, एक ही नामांकन हुआ है और वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो निर्विरोध ये मानो संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं, क्योंकि और पर्चे ही नहीं आए और उन्हें नामांकन ही नहीं किया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का एक ही पर्चा आया। जो दो प्रस्तावक, दो अनुमोदक थे, जो कि जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका अनुमोदन किया था। तो कहने का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो पहले स्थायी अध्यक्ष, सभापति कह सकते हो, और अंत तक यही रहेंगे। 24 जनवरी 1950 जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी है और अंतिम अधिवेशन भी है। उस समय ये भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं है, न यहाँ पे मनोनीत है और न वहां पे मनोनीत है, और अंत तक रहेंगे। तो कहने का मतलब स्थायी सभापति कौन निर्वाचित हुए थे, तो याद रखना स्थायी सभापति कह दो या अध्यक्ष कह दो, कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन डॉक्टर पी एन राव बेनेगल नरसिम्हन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया गया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल
लॉर्ड पेवेल थे ना, उनके द्वारा इसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो कि याद रखना डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, आप देखोगे तेज बहादुर सप्रू, आप देखोगे जो कि बी एन राव, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। ठीक है ना। तो बी एन राव जिन्होंने ये मानो बहुत ही भारत को प्रसिद्धि दिलाई थी, जो कि आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के अंदर ये भारत की तरफ से ये मानो न्यायाधीश भी थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं आप देखोगे युवानों की सुरक्षा परिषद में जब भारत पहली बार 50-51 के अंदर आप देखोगे अस्थायी सदस्य बना था सुरक्षा परिषद में, उस समय भारत का प्रतिनिधित्व यही कर रहे थे बी एन राव, जो आईएएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे, बेनेगल नरसिम्हन राव। तो इन्हें बनाएगा संवैधानिक सलाहकार, परामर्शदाता। इस तारीख को याद रखना 11 दिसंबर 1946 को ही, जो कि तीसरी बैठक थी। इसी बैठक में एक नियम समिति भी बनाई गई थी, नियम समिति भी बनाई गई थी, जिसके अंदर 15 सदस्य थे और उसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो कुल होंगे 16। नियम समिति कब गठित हुई? 11 दिसंबर 1946 को, जो कि 15 सदस्य और एक अध्यक्ष। उन 15 सदस्यों में एकमात्र महिला भी थी, जी दुर्गाबाई। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और अति महत्वपूर्ण क्यों संतोष साथियों, ये है कि हमारी संविधान सभा की पहली प्रथम समिति कौन सी थी? तो याद रखना नियम समिति थी हमारी पहली और प्रथम समिति संविधान सभा की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक प्रकार से संविधान बनाने के लिए नियम तैयार करने वाली समिति थी। कुल सदस्य कितने? 15 प्लस एक अध्यक्ष था, कुल 16 होंगे। ठीक है ना। तो ये बात भी कब हुई थी? याद रखना 11 दिसंबर 1946। कौन सी बैठक? तीसरी बैठक, दूसरी मत कर देना। ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे हम चर्चा करेंगे कि बी एन राव ने किस तरीके से संविधान सभा के अंदर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके दिया था, प्रस्तुत किया था, ड्राफ्ट। कहने का लो भारतीय संविधान का सबसे पहले अगर प्रारूप कोई देता है तो बी एन राव बना करके देता है, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद। और उस प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई जाएगी, प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा, जो कि सत्यनारायण राव सिन्हा की जो समिति थी ना, उसकी सिफारिश पे ये मानो कि वो समिति बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा प्रारूप समिति। आगे उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखो आगे चौथी बैठक, फोर्थ बैठक 12 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के चर्चा हुई थी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव हमें पेश करना है वो कैसा, किस तरीके से होना चाहिए, कैसे तैयार होगा, कौन प्रस्तुत करेगा, उसको लेकर के चर्चा हुई थी 12 दिसंबर को। ध्यान देना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के चर्चाएं हो रही है संविधान सभा में, संविधान सभा में चर्चाएं हो रही है साथियों। उसके बाद में पांचवी बैठक, फिफ्थ बैठक है ना, ये अति महत्वपूर्ण है, जो कि पांचवी बैठक कब होगी? 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में अंतरिम सरकार, जो कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार जो बनती है, शपथ लेती है अंतरिम सरकार, नेहरू सहित 12 सदस्य जिसमें होते हैं। आप देखोगे उस अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष होंगे वो तो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल होंगे, जबकि उस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष वो किसे बनाया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा, जो कि उस समय उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कहने का मतलब 13 दिसंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार थी उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण है, गौर करना साथियों इस क्वेश्चन पे, जो कि पांचवी बैठक कब होगी? 13 दिसंबर 1946। अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंदर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ध्यान देना, पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, किस तरीके से संविधान का गठन होगा और उसके अंदर सरकार चलाने के लिए, शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य तय किए जाएंगे। इन सभी बातों का उल्लेख था इस उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारा मकसद क्यों है, हम संविधान का गठन क्यों कर रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, उनको लेकर के ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर 8 उद्देश्य तय किए गए थे। कितने? 8। ध्यान देना, जो कि कितने? 8 उद्देश्य थे। सीधी सी बात है, 8 बिंदु थे इसके अंदर, 8 बिंदु थे इसके अंदर, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। और इसकी चर्चा कितने दिन हुई? गौर करना, 8 दिन। 8 दिन इसके ऊपर चर्चा हुई थी संविधान सभा में। 8 ही बिंदु थे, उद्देश्य थे, और 8 ही दिन उसके ऊपर चर्चा हुई थी। लेकिन ये 8 दिन बाद पारित नहीं हुआ, क्योंकि कईयों ने विरोध कर रखा था। इसका ध्यान देना, जो कि सबसे मेन नाम है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम जयकर, इन्होंने विरोध किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और एम जयकर ने विरोध किया था। और उसके साथ ये भी था कि मुस्लिम लीग उस समय तक संविधान सभा में प्रेजेंट नहीं हुई थी, उपस्थित नहीं हुए थे मुस्लिम लीग के सदस्य। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि हमारे मुस्लिम लीग के जो भाई लोग हैं ना, वो भी उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही संविधान सभा में प्रेजेंट होंगे और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव वो पारित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग का इंतजार किया जा रहा था, क्या बता मुस्लिम भाई भी संविधान सभा में प्रेजेंट हो जाएं। इसलिए कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जल्दी पेश तो कर दिया गया, लेकिन पारित नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, पारित हो कब होगा? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार कॉम्पिटिशनों में पूछा जाता है क्या कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, जबकि ये पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946। जबकि पारित कब होगा? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ध्यान देना साथियों, इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि आप देखोगे मोहनलाल सक्सेना के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया गया। उर्दू में अनुवाद करके संविधान सभा में सुनाया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किसने किया, संविधान सभा में उर्दू में अनुवाद करके किसने पढ़ा था? तो ध्यान देना, मोहनलाल सक्सेना ने। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके परिवर्तित होकर के
परिवर्तित हो करके और भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनेगा। इसीलिए तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, प्रम्बल। उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप था। जरूरी नहीं कि उन 8 बिंदुओं, उन 8 उद्देश्यों को ही लिया गया, हाँ ज्यादातर उद्देश्यों को ले लिया गया था प्रस्तावना में, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे? तो ये 5वीं बैठक जरूर तैयार करनी है आपको, अति महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना कि इस बैठक में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया? दोनों बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। कब और किसने किया? तो नेहरू ने किया, 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक है। उसके बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्य रखे गए थे? तो ध्यान देना 8 उद्देश्य रखे गए थे। कितने? 8 उद्देश्य रखे गए या 8 बिंदु थे जिसके ऊपर चर्चा हुई थी। ठीक है ना, कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे मकसद क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, ये तय किए गए थे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में 8 ही दिन इसके ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन 8 दिन के बाद ये पारित नहीं हुआ था। इसके पीछे रीजन मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। उसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान देना मोहनलाल सक्सेना नाम करके एक सदस्य था संविधान सभा में, और उसके द्वारा ये मानो कि उर्दू में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आई होगी 5 बैठकें। बैठक और अधिवेशन को लेकर के जो आपके मन में कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा कि बैठक क्या होती है और अधिवेशन या सत्र क्या होते हैं, जो कि कुल कितने हुए? 12। और संविधान का निर्माण कितने अधिवेशनों में हुआ? तो याद रखना 11 अधिवेशनों में हुआ था। बैठक कुल कितनी हुई? 167, जबकि निर्माण कितने में हुआ? 166 में। ठीक है साथियों। उसके बाद में आप देखोगे संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई। 22 समितियां, 22 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। उन 22 समितियों में सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख थी, वो थी, ध्यान रखना, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हो, मसौदा समिति भी कह सकते हो, पांडुलेखन समिति भी कह सकते हो। इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसके अंदर, 7 थे वकील। इसीलिए तो हमारी संविधान सभा को वकीलों की संस्था कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर अधिकांशतः उसके अंदर वकील लोग थे। पैसे से क्या थे? वो वकील थे, व्यवसाय से, ये मानो। गठन वो 29 अगस्त 1947 को। इसके सदस्यों का निर्वाचन हुआ, इनके सदस्यों का निर्वाचन किया गया जो 7 थे। और इसका अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया? अध्यक्ष है वो किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मनोनीत नहीं है, निर्वाचित है, ध्यान रखना। पहले तो इन 7 सदस्यों का निर्वाचन होगा, हाँ उसके बाद अगर कोई सदस्य ये मानो अनुपस्थित, एक प्रकार से सदस्य नहीं रहता है उसका, और नया सदस्य बनाना हो, तो वो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो मनोनीत करेगा। ऐसा होगा,
क्योंकि एक सदस्य वो स्वेच्छा से अपना स्वास्थ्य के कारण से त्याग पत्र दे दिया था, एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में जो 2 नए सदस्य आए, उनकी जगह उनका मनोनयन हुआ था, वो मनोनीत होंगे अध्यक्ष के द्वारा। ऐसा नियम बना दिया गया था कि अगर बाद में ये सदस्य कम होते हैं और उनकी जगह नए बनाने हो तो उनको अध्यक्ष वो मनोनीत करेगा। ठीक है साथियों, तो गौर करना, कितनी समितियां, 22 समितियां बनाई गई थी। उसमें सबसे प्रमुख कौन सी थी? प्रारूप समिति थी, जिसका गठन कब हुआ था? ध्यान देना, 29 अगस्त 1947। और कहा जाता है कि अध्यक्ष को कब निर्वाचित किया गया था? तो गौर करना, 30 अगस्त 1947। बड़ी बुकों में ये दे रखा है कि 30 अगस्त को 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था, न कि 29 को। गठन 29 को हो रहा है। हाँ, अगर ऑप्शन में 30 अगस्त नहीं है तो 29 कर सकते हो साथियों, ठीक है ना। अगर वहां 30 नहीं है पेपर के अंदर तो आप 29 कर सकते हो, लेकिन सही बता रहे हैं कि कौन सी होगी? 30 अगस्त 1947, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। जो कि ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, BN राव ने जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, किसने? BN राव ने। गौर करना साथियों इस बात पे, BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, जो किस पद पे थे? भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, परामर्शदाता थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे जी। तो कहने का मतलब, BN राव ने जो भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके दे दिया। गौर करना इस बात के ऊपर। और जिसके अंदर आप देखोगे 243 तो अनुच्छेद बनाए थे, अनुच्छेद बनाए थे, और वहीं आप देखोगे 13 अनुसूचियां बनाई थी। किसने? गौर करना, BN राव ने, जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। वो बता रहा हूं मैं, ध्यान देना, वो बता रहा हूं मैं। इस प्रारूप की जो जांच करेगी ना, इस प्रारूप की जांच के लिए कौन होगी? प्रारूप की जांच, प्रारूप की जांच के लिए बनाई जाएगी प्रारूप समिति, उस प्रारूप की जांच करेगी। तो याद रखना, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने, बेनेगल नरसिम्हन राव ने। ठीक है, उसके बाद उसकी जांच किसने की? तो गौर करना, प्रारूप समिति ने की, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ध्यान देना। और इसके अंदर अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने, प्रारूप समिति ने जो संविधान बना करके परिवर्तित संविधान जो दिया ना, उसके अंदर ध्यान देना, जो कि 313 तो अनुच्छेद रखे, अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां बनाई थी उसके अंदर। ये प्रारूप समिति की है, गौर करना, क्योंकि आगे चल करके फाइनल जो होगा ना, उसके अंदर आप देखोगे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां बनाई जाएगी उस समय। और अब अनुसूचियां बढ़ करके 8 से 12 हो गई है। ये अनुच्छेद तो बनाए थे BN राव ने। इसकी जांच करके प्रारूप समिति ने उसके रूप परिवर्तित करके, उसको संशोधित करके, और उसके अंदर क्या बना दिए? 313 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बना दी। ये संविधान बना करके प्रारूप समिति ने, या ये कहो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये संविधान जो संशोधित प्रारूप है ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो अध्यक्ष है ना, उनको सौंप दिया। कब? 21 फरवरी 19
1948 को 21 फरवरी 1948 को दे दिया गया कि ये लो आपका संविधान जो प्रारूप था उसकी जांच करके हमने संशोधित करके ये संविधान का प्रारूप बना दिया। किसने? प्रारूप समिति ने। कुछ आई बात समझ में साथियों? क्या कि बी.एन. राव ने तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसके अंदर 243 अनुच्छेद बनाए, 13 अनुसूचियां, उसकी जांच करने के लिए बनाई गई प्रारूप समिति। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 30 अगस्त 1947 को बनाए गए थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे, जो कि इस प्रारूप समिति ने जो संशोधित प्रारूप तैयार किया उसके अंदर 313 अनुच्छेद बनाए और 8 अनुसूचियां, और ये संविधान का परिवर्तित प्रारूप बना करके अध्यक्ष को सौंप दिया 21 फरवरी 1948, जो कि इस प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई थी। इसकी याद रखना, प्रारूप समिति की। जबकि उसके बाद आप देखोगे इस प्रारूप के ऊपर संविधान सभा में कितने दिन? 114 दिन। 114 दिन बहस हुई थी संविधान सभा में। 114 दिन बहस हुई थी संविधान सभा में हर मुद्दे को लेकर के। हाँ, वयस्क मताधिकार जैसे मुद्दे पे ज्यादा बहस नहीं हुई थी, जबकि हमारी राजभाषा हिंदी को लेकर के बहुत ज्यादा बहस हुई थी, मूल अधिकारों को लेकर के हुई थी। ये मानो हर मुद्दे के ऊपर, ये मानो हर विषय के ऊपर ये चर्चा की गई थी। तो ये थी बहस। कहाँ पे? संविधान सभा में। जैसे ही प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप दिया, संशोधित प्रारूप बना करके, उसके ऊपर 114 दिन तक बहस होगी साथियों। क्लियर? यहां तक आया कुछ बात समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो साथियों और प्यारे विद्यार्थियों और बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन हमें तो वही मोस्ट इंपोर्टेंट बातें देखनी है जो बार बार कंपटीशनों में क्वेश्चन बन करके आ रही हैं। स्मार्ट स्टडी बनाते हुए ऐसे तो अर्थात आप देखोगे उसकी चर्चा परिचर्चा जो लोकसभा में रखी हुई है हमारी संविधान सभा की, वो तो बहुत बड़ी है, विस्तृत है, तो वहां तक हमें नहीं जाना है प्यारे विद्यार्थियों। हमें तो वो महत्वपूर्ण बातें देखनी है जो हमारे कंपटीशनों में काम आ रही है। अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, जो तथ्य है ना, वही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है? तो कहने का लो, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर बी.एन. राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थी। उसके बाद में आपने देखा इस प्रारूप की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनी? प्रारूप समिति। मैंने कहा ना समितियां बहुत थी, गौर करना, 22 समितियां, जो कि प्रांतीय समिति थी, सरदार पटेल जिसके अध्यक्ष थे। वहीं आप देखो ये झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी मत कर देना, नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे झंडा समिति के अध्यक्ष। वहीं आप देखो ये संघ समिति थी, पंडित नेहरू थे जिसके अध्यक्ष। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान समीक्षा समिति बनी हुई थी जिसके शक्ति समिति बनी हुई थी संविधान की, उसके नेहरू थे। वहीं कार्य संचालन समिति थी, के.एम. मुंशी थे जिसके अध्यक्ष। कार्य संचालन और केवल संचालन आए तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। और वैसे साथियों ध्यान रखना, जहां पर संघ या संघीय लगी हो किसी समिति के नाम के आगे, संघ या संघीय, तो उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसी समिति के नाम के आगे प्रांत या प्रांतीय समिति लिखा हो, प्रांत या प्रांतीय समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, क्योंकि प्रांतों का जो कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे रखा था, जो कि संघ का जो काम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। चलिए ये बात सही है? ध्यान देना, संघ या संघीय नाम आए तब तो नेहरू उत्तर आएगा, प्रांत या प्रांतीय आएगा तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है समितियों को लेकर के। अगर समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है तो प्रारूप समिति है। इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, उनका चुनाव कब हुआ, कुल कितने सदस्य थे।
ठीक है ना। हाँ, इन सदस्यों को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कि इन 7 में एकमात्र मुस्लिम कौन था? मोहम्मद शादुल्ला। मोहम्मद शादुल्ला। वहीं आप देखो इन 7 में केवल कांग्रेस के नीचे, कहने के अलावा कांग्रेस बैनर पे जीत करके जो आने वाला पेवर कांग्रेस का, वैसे देखा जाए तो लगभग कांग्रेस के बैनर के तले ही जीत के आए थे, लेकिन एकमात्र कांग्रेस का सदस्य के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो इसमें कहने का लो ये 7 सदस्य भी आप देख सकते हो। क्यों पता किस्मत हो तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए खुदा न खास्ता, तो इन 7 सदस्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक नाम तो आपके आगे है ही, अध्यक्ष होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा नाम आप देख सकते हो जो कि एन गोपालास्वामी अयंगर। उसके बाद में दूसरा नाम आप देख सकते हो जो कि कृष्णमाचारी, अलादी कृष्णमाचारी। तीसरा नाम देख सकते हो मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम। चौथा आप देख सकते हो जो कि के मुंशी, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि आप देखोगे किसके? कांग्रेस के, पेवर कांग्रेस के कहे जा सकते हैं। वैसे तो लगभग कांग्रेस बैनर के तले ही कहीं ना कहीं ये मानो कांग्रेस से साठगांठ थी। उसके बाद में आप देखोगे नंबर 5, नंबर 5 में यहां आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक तो आएगा बी एल मित्तर, बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। ध्यान देना, जो कि इन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण और त्याग पत्र दे दिया, स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया, और उसकी जगह नया मनोनीत किया गया अध्यक्ष के द्वारा, नया मनोनीत किया गया था अध्यक्ष के द्वारा, जो कि एन माधव राव, एन माधव, माधव राव। तो ध्यान देना, जो कि एम गया और एम ही वापस आ गया, ये चीज नोट कर लेना साथियों। क्या यहां पे ध्यान देना, बी एल मित्तर जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण और त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया प्रारूप समिति में सदस्य के बतौर कि मैं सदस्यता छोड़ रहा हूं, अब उसकी जगह कौन आएगा? एन माधव राव आएगा। क्या होता? खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए। उसके बाद में ध्यान रखना नंबर 6, नंबर 6 में जो कि आप देखोगे नंबर 6 में टीपी खेतान, टीपी खेतान, टीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाएगी, एक त्याग पत्र दे रहा है और एक की मृत्यु हो रही है, तो यहां पे इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनकी जगह जो आएंगे टीटी, टी टी कृष्णमा, कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी आएंगे। तो ध्यान देना साथियों, यहाँ पे ख जाएगा और उसकी जगह क आ जाएगा। यहाँ मैं जा रहा है और मैं ही वापस आ रहा है, यहाँ पे ख जाएगा और उसकी जगह क आ जाएगा, टी कृष्णमाचारी। और उसके बाद में 6 और 7वां भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे। बस आपको 5 और 6 नंबर वैसे ध्यान में रखना है कि इन्होंने छोड़ा पद, त्याग पत्र और मृत्यु किसकी, और उनकी जगह नए कौन आए। फिर आपको ध्यान रखना है एकमात्र मुस्लिम और एकमात्र कांग्रेस का। ये चारों क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं भविष्य में आगे, ठीक है ना। तो इस बात को गौर करना, आपके पास जो भी बुक है, जो गाइड है, उसके अंदर बाकायदा इन 7 के नाम भी दे रखे हैं, आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो। एक एक बात नोट कर लो साथियों, बहुत काम का टॉपिक है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम बात कर रहे थे संविधान सभा की समितियों को लेकर के, जो कि आप देखोगे बी एन राव ने जो प्रारूप बनाया, उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, उसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनी, कब गठन हुआ उसका, ध्यान देना उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चनों में से है। एक तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाहे वो संविधान निर्मात्री सभा पूछे, एक ही बात है। और दूसरा टॉप मोस्ट क्वेश्चनों में जो बार बार कंपटीशनों में आता रहा है और क्या होता भविष्य में भी आ सकता है,
जो कि याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा नाम पहले देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, संविधान निर्मात्री नाम दे देगा। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय गौर करना, अध्यक्ष कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे। भीमराव अंबेडकर होंगे। और इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे। इन्होंने जांच करके और ये प्रारूप बना के दिया भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्ष को। कब, 21 फरवरी 1948 को दिया था। उसके ऊपर 114 दिन तक बहस होगी साथियों, 114 दिन तक चर्चा होगी। हाँ, कुछ पे कुछ चर्चा होगी और कुछ ऐसे विषय होंगे जिसके ऊपर विशाल चर्चा होगी, ज्यादा चर्चा होगी, जो कि वयस्क मताधिकार पे कहते हैं बहुत कम चर्चा, ये मानो नहीं के बराबर थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा कौन सा मुद्दा, कौन सा विषय था जिसके ऊपर संविधान सभा में बहस नहीं हुई, तो याद रखना वयस्क मताधिकार को लेकर के, वयस्क मताधिकार के जो प्रावधान रखे थे ना, उसको लेकर के कोई भी बहस नहीं हुई थी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को भी गौर करना। उसके बाद में कहते हैं कि बहस होने के बाद में अंत में भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया। भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया साथियों, ध्यान देना। कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया, इस दिन लागू नहीं किया गया था, ध्यान रखना। और उसके बाद में अगली जो बैठक आएगी अंतिम, 24 जनवरी 1950, जो अंतिम बैठक थी, अंतिम अधिवेशन था, याद रखना। और उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण डेट आएगी, 26 जनवरी 1950, जो भारतीय संविधान लागू किया गया था, भारतीय संविधान लागू किया गया था। इन 3 डेट के ऊपर भी हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949, जो आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान थे। उसके बाद में हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसके अंदर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, कौन से बड़ी बातें, कौन से बड़े फैसले लिए गए थे संविधान सभा के अंदर, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ, ये देखेंगे साथियों, ठीक है ना। तो आज हमने चर्चा की, संविधान सभा में 389 सदस्य कैसे आए। उसके बाद में हम देख रहे थे कि संविधान सभा की 5 बैठक, अति महत्वपूर्ण बैठक कौन कौन सी थे, जिसके अंदर पहली बैठक के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में तीसरी बैठक अति महत्वपूर्ण हमने देखी। उसके बाद में 5वीं बैठक हमने अति महत्वपूर्ण देखी, जिसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। आपके कई कंफ्यूज थे, जो डाउट थे ना, उनको आज मैंने दूर किया है कि बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर है। जो कई दिनों से आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि ये बैठक और अधिवेशन, कहते कि पहली बैठक में 207 आए थे, पहले अधिवेशन में 211, क्या है ये सर, अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन आज तो क्लियर हो गई होगी ये बात आपके। उसके बाद में पहली बैठक कहीं अपने दूसरी और तीसरी, ये 3 ही बैठक पढ़ते आ रहे थे हम पहले से, लेकिन आज क्लियर हो गया कि ये 5 बैठकें थी जो कंटिन्यू चली थी, ये 5 बैठकें। और उसके अंदर कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, क्या क्या बातें हुई थी उस बैठक के अंदर, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने 5वीं बैठक को बहुत विस्तार से देखा था साथियों, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू के द्वारा, जो कि मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में अनुवाद किया था, उर्दू में अनुवाद, याद रखना, पढ़ के सुनाया गया था।
वहीं आपने देखा 8 उद्देश्य थे या बिंदु पॉइंट थे, इसके अंदर 8 ही दिन चर्चा हुई थी, लेकिन पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है? उसके बाद में देखो आगे, जो कि 22 समितियां, जिसमें महत्वपूर्ण प्रारूप समिति उसके गठन को लेकर के अति महत्वपूर्ण बातें थी, वो आज मैंने आपके साथ साझा की है। उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि आपके आज कई डाउट क्लियर हो गए और ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। कई महत्वपूर्ण बातें भी आज आपको सुनने को मिली होगी। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अगली क्लास में हम इन 3 डेट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और संभवतः अगली क्लास में हम संविधान निर्माण की कहानी कंप्लीट कर देंगे कि भारतीय संविधान किस तरीके से बन करके तैयार हो गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।